ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सेकेंड वीडियो है जिसमें आज हम लोग डिफरेंट एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे और कुछ न्यूक्लियर टर्म के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। तो सबसे पहला जो एटॉमिक मॉडल पढ़ना है वो डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ना है। डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, ये जो एटॉमिक मॉडल है वो 1808 में डाल्टन के द्वारा दिया गया था, लेकिन इस मॉडल का बहुत सारा पॉइंट जो है अब जाके गलत हो चुका है, लेकिन सिलेबस में है। वैसे ये क्लास 9th में डिटेल्स में आप लोग पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इन्होंने ये बोला कि जो मैटर कहने का मतलब जिसमें कुछ ना कुछ मास हो, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, वो किस चीज से मिलके बनता है? तो मेटर जो होता है वो एटम से मिलके बनता है। मैटर इज मेड ऑफ एटम्स। मैटर किससे बनता है? एटम से। दूसरा पॉइंट जो डाल्टन साहब ने ये बताया था कि एटम जो होता है वो इनडिविजिबल होता है, एटम को बांटा नहीं जा सकता। लेकिन हम लोग को पता है कि एटम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। ये सब हम लोग फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बोला? एटम्स इज इनडिविजिबल। अब तीसरा पॉइंट इन्होंने ये बताया कि कोई भी जो कंपाउंड फॉर्म करता है वो दो या दो से अधिक एटम से मिलके फॉर्म करता है। कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स। अब फोर्थ पॉइंट इन्होंने क्या बोला कि कोई भी एलिमेंट का जो एटम होता है वो सिमिलर होता है विथ रिस्पेक्ट टू मास, प्रॉपर्टीज। लेकिन ये पॉइंट भी गलत हो गया। कब? जब आइसोटोप्स का खोज हुआ। तो आइसोटोप्स के बारे में पहले बता चुके हैं, वैसे इस वीडियो में डिटेल्स में पढ़ेंगे। आइसोटोप्स किसको कहते हैं? जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन डिफरेंट क्या होता है? मास नंबर। जैसे 35, क्लोरीन 17 और 37। अब बताइए इसका मास क्या है? दोनों का मास डिफरेंट है, और जैसे ही मास डिफरेंट है तो इसका बहुत सारा प्रॉपर्टीज भी होगा, वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो ये जो फोर्थ पॉइंट है ये भी एब्सोल्युटली रॉन्ग है आज के डेट में, लेकिन हम लोगों को पढ़ना है। तो इसके बारे में इन्होंने ये बोला, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट इज या हैविंग identical mass and properties। लेकिन ये पॉइंट भी क्या है? गलत है। अब ये फर्स्ट एटॉमिक मॉडल था जिसको हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल कहते हैं। अब दूसरा जो एटॉमिक मॉडल हम लोग पढ़ेंगे वो थॉमसन साहब का एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। इसके लिमिटेशन को लिखाने का कोई जरूरत नहीं है, ये मेनली डिटेल्स में पढ़ना था क्लास 9th में, लेकिन फिर भी इसको बता दिए। अब देखिए दूसरा थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल क्या होता है? एटॉमिक मॉडल पहला जो डाल्टन साहब ने दिया था वो 1808 में दिया था, लेकिन थॉमसन साहब जो दिए वो 1897 में दिए, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर किए थे? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से, जो कि पीछे बता चुके हैं। अब देखिए थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल में जो दिए वो वो क्या एटम के बारे में बताए हैं वो समझिए। तो इन्होंने क्या बोला है कि एटम जो होता है वो एक स्फीयर है। कैसा स्फीयर है? तो पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है। पूरा जो स्फीयर है वो किस चार्ज का? पॉजिटिव चार्ज का। लेकिन उस पॉजिटिव चार्ज वाले स्फीयर में इंबेडेड है
घुसा हुआ है क्या, इलेक्ट्रॉन। क्या घुसा हुआ है, इलेक्ट्रॉन। स्फीयर जो है वो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज का है, लेकिन उसमें ऊपर से घुसा हुआ क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्यों इलेक्ट्रॉन डाला गया है, ताकि इसके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर सके, इसको न्यूट्रल रख सके। लेकिन ये भी मॉडल अभी एब्सोल्युटली रॉन्ग हो चुका है। लेकिन इन्होंने क्या कहा था वो समझिए। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी पर ही, इसे बोल सकते आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन he proposed a model of atom। इन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया, किसका, एटम का। इस मॉडल के बारे में इन्होंने क्या बोला कि एटम जो होता है, एटम इज a sphere of positive charge in which electron is embedded to, किस लिए, न्यूट्रलाइज द होल एटम, लाइज द होल एटम, होल एटम को न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब इनका जो मॉडल ऑफ एटम था वो दो नाम से प्रसिद्ध हुआ। किस किस नाम से, एक जो पहला नाम था वो था वाटरमेलन मॉडल। देखिए वाटरमेलन मॉडल इसको क्यों कहा गया वो समझते हैं कि ये जो जितना भी रेड पार्ट होता है वाटरमेलन में वो सबका सब क्या है, प्रोटॉन। लेकिन उसका जो सीड होता है ब्लैक कलर का वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने उससे रिलेट करके अपने मॉडल को क्या बोला था, वाटरमेलन मॉडल। दूसरा जो इन्होंने नाम दिया वो दिया था प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे खीर है, या इसको रेजिन पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। रेजिन मतलब किशमिश। तो जैसे खीर है तो व्हाइट वाला जो भी पार्ट है वो सब क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और जो किशमिश उसमें दिखता है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब देखिए ये है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। इसका भी लिमिटेशन है, ये गलत हुआ, कहां पे गलत हुआ उस चीज को समझते हैं। तो इनका जो सबसे पहला गलती जो था वो क्या था, वो देखिए, ये स्टेबिलिटी को मेंटेन ही नहीं कर पाए। लिमिटेशन, लिमिटेशन कहने का मतलब क्या कि कहां पे इनका मॉडल का लिमिट हो गया। तो सबसे पहला जो इनका मॉडल का लिमिटेशन था वो कि ही कांट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये एटम के स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए एटम के स्टेबिलिटी के बारे में वो समझिए। पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा नंबर में, और निगेटिव चार्ज क्या है, कम नंबर में। वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो हो गया, लेकिन वो एक दूसरे से कैसे बाइंडेड है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। किसी भी जब अपोजिट चार्ज है तो वो एक दूसरे से बाइंडेड होगा तभी ना वो स्टेबल होगा, लेकिन उसके बाइंड मतलब बॉन्डनेस के बारे में ये बता नहीं पाई। ये पहला लिमिटेशन था। और दूसरा लिमिटेशन क्या है कि ये एटम के न्यूक्लियस के बारे में कुछ एक्सप्लेन ही नहीं किए। ही कांट एक्सप्लेन अबाउट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये एटम के न्यूक्लियस के बारे में बताए ही कुछ नहीं। तो दो मेन जो लिमिटेशन था वो स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे और न्यूक्लियस के बारे में नहीं बता पाए थे। अब तीसरा, इसके बाद जो तीसरा एटॉमिक मॉडल आया वो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल आया। देखिए रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल क्या था वो समझते हैं। तो रदरफोर्ड साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया था
क्या किए थे कि वेरी थिन, बहुत ही पतला गोल्ड फॉइल को लिया था, बहुत ही पतला गोल्ड फॉइल को लिया था, और उस गोल्ड फॉइल को क्या किए थे, देखिए बहुत ही पतला गोल्ड फॉइल लिए थे, ये सर्किल बनाए हैं, एक्चुअल में 3 डायमेंशन में दिखा नहीं सकते, तो ये बहुत ही पतला गोल्ड फॉइल लिए, उस पे बम्बार्डमेंट करवाए किसका, अल्फा पार्टिकल्स का। तो अल्फा पार्टिकल्स जैसे ही गया तो अल्फा पार्टिकल्स क्या हुआ, बिना विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास कर रहा था, मतलब उसमें गोल्ड फॉइल, ये क्या है, गोल्ड फॉइल, और ये गोल्ड फॉइल बहुत ही थिन लिए थे, जिसका थिकनेस कितना था, 4 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, 4 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। अब जब अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट करवाया तो उन्होंने देखा कि कुछ इसमें डिफ्लेक्शन ही नहीं हो रहा है, लेकिन जब सेंटर के आसपास आ रहा है तो डिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन डिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, बहुत ही कम एंगल से, जैसे ये देखिए डिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन जो मेन सेंटर के पास है वो डायरेक्ट रिटर्न बैक हो जा रहा है। देखिए कहने का मतलब समझिए, इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट करवाया, ये सब क्या है, अल्फा पार्टिकल्स, जिसका बम्बार्डमेंट करवाए किसके साथ टकरावे, गोल्ड फॉइल के साथ। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर पास विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बहुत सारा अल्फा पार्टिकल्स पास हो रहा है बिना डिफ्लेक्शन का, लेकिन बहुत कम कहने का मतलब क्या कि 20,000 में 4 से 5, 20,000 में कितना, 4 से 5 अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट तो हो कर रहा है लेकिन बहुत ही कम एंगल से, डिफ्लेक्ट तो कर रहा है लेकिन बहुत ही कम एंगल से, लेकिन लगभग 20,000 में एक अल्फा पार्टिकल्स ऐसा है जो 180 डिग्री से रिटर्न बैक हो जा रहा है, 180 डिग्री से रिटर्न बैक हो जा रहा है। तो इसी के बेसिस पे, इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे इन्होंने अपना थ्योरी दिया। ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई भी एयरपोर्ट का बहुत सारा जो जगह है, बहुत फील्ड है, उस फील्ड के बीच में एक वॉलीबॉल रख दिया जाए और टेनिस बॉल को पास करवाया जाए, तो वो टेनिस बॉल जो होगा वो पूरे फील्ड को आसानी से पास करेगा, लेकिन जहां पे वॉलीबॉल रखा हुआ है वो टेनिस बॉल उससे क्या करेगा, जैसे ही जाके टकराएगा तो कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन एक ऐसा होगा जो उसके एकदम मिडिल में पड़ेगा, 1 या 2 वो रिटर्न बैक करेगा। तो इन्होंने क्या किया वो समझिए। सबसे पहले ही बम्बार्डेड, ये मॉडल जो दिया गया इसको कहते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ये कब दिया गया, तो ये 1911 में दिया गया। ही बम्बार्डेड किसको, अल्फा पार्टिकल्स को, किसके साथ, विथ वेरी थिन गोल्ड फॉइल, बहुत ही पतला गोल्ड फॉइल के साथ। एंड ही ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व इन्होंने किया, तो सबसे पहला पॉइंट इन्होंने ऑब्जर्व ये किया कि मोस्ट ऑफ दीज, लगभग ज्यादा से ज्यादा, मोस्ट ऑफ दी अल्फा पार्टिकल्स इज पास्ड विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर पास्ड विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। दूसरा पॉइंट, फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स मतलब बहुत कम, आर डिफ्लेक्टेड, कैसे, बाय वेरी स्मॉल
एंगल, बहुत ही कम एंगल से। लेकिन तीसरा पॉइंट क्या है? वेरी फ्यू। आप बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेट क्या? अप्रोक्स 1 in 20,000 is return back at 180 डिग्री। वो 180 डिग्री से क्या हो रहा है? रिटर्न बैक कर रहा है। अब देखिए, इन्होंने ये ऑब्जर्व तो किया, इसके बेसिस पे अपना एटॉमिक मॉडल दिया, और उसके बेसिस पे इन्होंने क्या बोला कि ये ज्यादातर जो पार्ट है, ये जैसे एटम है, इसका जो ज्यादा पार्ट है वो क्या है? वो खाली है। मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। तो ये जो अपना मॉडल दिए, ये देख लिए, इनका ये ऑब्जर्वेशन था। अब इन्होंने अपना मॉडल जो दिया वो देखिए क्या है मॉडल। ये इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बेसिस पे ये ऑब्जर्वेशन दिए थे। अब इनका मॉडल देखिए, तो ये जो अपना मॉडल दिए थे वो समझिए क्या बोले थे कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। ज्यादा जो पार्ट है एटम का वो क्या है? खाली है। मोस्ट पार्ट of the atom is empty। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बोला था कि जो इस एटम का जो है पूरा मास वो सेंटर में कंसंट्रेटेड है। कहां पे कंसंट्रेटेड है? सेंटर में, जिसको कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। इंटायर मास of the atom is concentrated at center known as, उसी को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। अब देखिए तीसरा पॉइंट। अब देखिए जब भी एटम को लेते हैं न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में, तो उसका जो रेडियस लिया जाता है, अगर रेडियस ऑफ एटम बोलेंगे 10 to the power -10 मीटर, जैसे एटम टू एटम उसका रेडियस क्या होता है? चेंज होता है, लेकिन उसके एक रिस्पेक्ट होता है, एक रिलेशन होता है, लगभग 5 का समय डिफरेंस होता है। अगर न्यूक्लियस का बात किया जाए तो 10 to the power -15 मीटर लिया जाए। 10 to the power -15 मीटर, मतलब जब भी लेते हैं तो एक रिस्पेक्ट में दोनों में 10 to the power -5 का डिफरेंस होता है। इसका एटम और न्यूक्लियस के वॉल्यूम के बीच, मतलब रेडियस के बीच में, इसका रेडियस और इसके रेडियस के बीच में। अब बताइए, वॉल्यूम जब भी स्फीयर का निकालते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 πr3। अगर एटम का बात किया जाए, वॉल्यूम ऑफ एटम का, तो वॉल्यूम ऑफ एटम क्या आएगा? 10 to the power लिख सकते हैं 4/3 पाई 10 to the power -10 का क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ अगर न्यूक्लियस निकाला जाए तो वो क्या लिख सकते हैं? 4/3 पाई 10 to the power -15 का क्यूब। अब दोनों का वॉल्यूम एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तो ये कैंसिल होके क्या होगा? बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ एटम जो होता है वो इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस के। कब? जब उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 to the power -15 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 to the power -15। अब देखिए वॉल्यूम में कितना ज्यादा डिफरेंस है इसके वॉल्यूम में और इसके वॉल्यूम में। सोचिए पूरा एयरपोर्ट का स्पेस और उस वॉलीबॉल का स्पेस, तो पूरे वॉल्यूम मतलब पूरे एयरपोर्ट के स्पेस के रिस्पेक्ट में वो जो वॉलीबॉल है उसका स्पेस को हम लोग क्या कर सकते हैं? नेग्लिजिबल कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यही बोल सकता है, तीसरा पॉइंट इन्होंने ये बोला कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल। किसके? विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ
एटम। किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम के रिस्पेक्ट में इन्होंने अपना ये मॉडल दिया। लेकिन ये मॉडल भी जाके आगे जाके गलत हुआ। क्या गलती है इस मॉडल में, ये देखिए। तो जो आगे जाके खोज हुआ वही सब इस मॉडल में क्या है, गलती है। दैट मीन्स इसका लिमिटेशन है। तो इसके लिमिटेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के लिमिटेशन के बारे में। लिमिटेशन, तो सबसे पहला जो लिमिटेशन है वो ये है कि इन्होंने भी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया। ही can't explain the stability of atom, stability of atom का कैसे? अगर अंदर में देखिए, इन्होंने क्या बोला कि न्यूक्लियस जो होता है वो इंटर अंदर होता है, बाहर में क्या होता है, तो बाहर में जो है स्पेस एम्प्टी है। तो अगर यहाँ पे बाहर में इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है और अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो ये एक दूसरे से अट्रैक्शन बनाएगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अंदर जाएगा और ये मॉलिक्यूल्स क्या होगा, सॉरी ये एटम क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और आउटसाइड न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और मॉलिक्यूल्स कंट्रास्ट कर जाएगा, मॉलिक्यूल सिकुड़ जाएगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। दैट मींस ही कांट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये भी एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा पॉइंट, आगे हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में, तो इन्होंने एनर्जी के बारे में कुछ नहीं बताया। ही कांट एक्सप्लेन द एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है आउटसाइड द न्यूक्लियस, उसके एनर्जी के बारे में भी इन्होंने कुछ नहीं बताया। ये सब पॉइंट अभी पढ़ेंगे हम लोग आगे, तब जाके एक्सप्लेन होगा, अच्छा से समझ में आएगा। आगे हम लोग एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, जिसके बारे में इन्होंने नहीं बताया रदरफोर्ड साहब ने। तो बोल सकते ही कांट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में भी इन्होंने नहीं बताया। अब देखिए, अगला एटॉमिक मॉडल से पढ़ने से पहले हम लोग कुछ न्यूक्लियर फेनोमेनन के बारे में पढ़ेंगे। उस न्यूक्लियर फेनोमेनन में जो सबसे पहला आता है वो आता है आइसोटोप्स। देखिए आइसोटोप्स क्या होता है, बहुत बार आइसोटोप्स के बारे में पढ़े हैं, लेकिन आज डिटेल्स में पढ़ते हैं। आइसोटोप्स को जानने के लिए ना सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकालने के लिए समझिए। जैसे कोई एटम है सोडियम Na, जिसके नीचे में एक नंबर रहता है, ऊपर में एक नंबर रहता है। तो ये जो नीचे में नंबर होता है ना, इसको कहते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर, और ऊपर में जो नंबर होता है इसको कहते हैं मास नंबर। इस मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं A से, और इस एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं Z से। कंफ्यूज नहीं करना, भले ये A से स्टार्ट होता है, लेकिन मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं A से। अब दूसरा पॉइंट समझिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन में, सॉरी किसी भी एटम में कितना, अगर वो एटम न्यूट्रल है, न्यूट्रल कहने का मतलब क्या, उस पर कोई चार्ज नहीं है। अगर वो एटम न्यूट्रल है तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, जितना कि उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो ये बोल सकते हैं इन केस ऑफ न्यूट्रल, इन केस ऑफ न्यूट्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। किसी भी एटम में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, और वही उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर। एक चीज और समझिए, जो कोई एटम है
उसके न्यूक्लियस में हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और आउटसाइड न्यूक्लियस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस में किसी भी एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और आउटसाइड न्यूक्लियस होता है इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रॉन स्पीशीज के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकलता है वही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और वही होता है एटॉमिक नंबर। अब दूसरा पॉइंट समझिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर निकालना हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। दैट मींस बोल सकते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं A माइनस जेड, A माइनस जेड। अगर आपसे कोई पूछे सोडियम के केस में, Na के केस में 11 और 23 है, इसके केस में इलेक्ट्रॉन कितना होगा 11, प्रोटॉन कितना होगा 11, न्यूट्रॉन कितना होगा 23 माइनस 11 इक्वल टू कितना हुआ 12। अगर आपसे कोई पूछे किसी का भी, जैसे पूछ दे कार्बन 6 12, इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 6, प्रोटॉन कितना हुआ 6, न्यूट्रॉन कितना हुआ 12 माइनस 6, दैट मींस 6। वैसे ये कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो है उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं आइसोटोप्स के बारे में, किसको कहते हैं आइसोटोप्स। तो देखिए आइसोटोप्स निकालने के लिए, मतलब जानने के लिए, सबसे पहले ये समझिए, जैसे एक क्लोरीन एलिमेंट है, उसके पास डिफरेंट टाइप्स का एटम होता है। जैसे क्लोरीन के पास 2 टाइप्स का नॉर्मली एटम पाया जाता है, क्लोरीन 17 और एक का मास नंबर 35 होता है और दूसरे का मास नंबर 37 होता है। तो ये जो नीचे वाला नंबर है वो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ऊपर वाला नंबर मास नंबर को। तो इसके केस में अगर इलेक्ट्रॉन का बात किया जाए तो 70, प्रोटॉन का बात किया जाए तो 70 और न्यूट्रॉन का बात किया जाए तो 18। कैसे 35 माइनस 17। इसके केस में इलेक्ट्रॉन 17, प्रोटॉन 17 और न्यूट्रॉन का बात किया जाए तो 37 माइनस 17 दैट इज इक्वल टू 20। अब अगर दूसरे आइसोटोप्स का बात किया जाए तो जैसे हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स होता है, हाइड्रोजन 11, हाइड्रोजन 12 और हाइड्रोजन 13। तो इसके केस में इलेक्ट्रॉन बात किया जाए 1, प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन का अगर बात किया जाए तो 1 माइनस 1 0। इसके केस में अगर इलेक्ट्रॉन का बात किया जाए 1, प्रोटॉन का बात किया जाए 1 और न्यूट्रॉन का बात किया जाए तो 2 माइनस 1 1, इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2। अब समझिए, ये जो हाइड्रोजन है ना, इसको कहते हैं प्रोटियम, इसको ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम और इसको ट्राइटियम। ध्यान ये रखना है कि ट्राइटियम जो होता है आइसोटोप्स, जिसका 1 एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 3 होता है, ये रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव उसको कहते हैं जो समय के साथ चेंज कर जाए। अभी साइज कुछ है, कुछ देर के बाद वो क्या होगा, उसका साइज छोटा हो सकता है, वो टूट जाएगा। तो डेट मींस उसी को रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग एक चैप्टर भी पढ़ना है, रेडियो एक्टिविटी। अब पहले इसको समझते हैं। इसमें कुछ लग रहा है सेम या डिफरेंट, तो देखिए सेम आपको लग रहा होगा क्या कि ये एक आइसोटोप्स है और ये एक दूसरा आइसोटोप्स है। इसको समझिए, आइसोटोप्स किसको कहते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर जो हो वो क्या हो, सेम हो, जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, लेकिन डिफरेंट क्या हो, मास नंबर, डिफरेंट क्या हो, मास नंबर। तो एक ही एलिमेंट का अलग अलग एटम, एक ही एलिमेंट का अलग अलग एटम, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर
डिफरेंट हो उसी को कहते हैं आइसोटोप्स, उसी को कहते हैं आइसोटोप्स। तो बोल सकते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम क्या एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, लेकिन अलग क्या होता है मास नंबर, उसी को क्या कहते हैं आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स का ये क्या हुआ एग्जांपल, लेकिन आइसोटोप्स के बारे में कुछ और समझिए क्या वो आइसोटोप्स में सेम क्या होता है वो समझिए। आइसोटोप्स हैविंग सेम, इसमें सेम क्या क्या होता है वो समझिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो सेम होता है वो क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है आइसोटोप्स में सेम है। जैसे ये आइसोटोप्स हाइड्रोजन का, इसमें देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है सेम। दूसरा क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होता है सेम है, देखिए सेम है। बट डिफरेंट क्या होता है वो समझ, वो लिख रहे, वो बता रहे। आइसोटोप्स हैविंग डिफरेंट क्या होता है डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स देखिए अलग है, तीनों में अलग है। तो आइसोटोप्स हैविंग डिफरेंट क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एक पॉइंट बोल रहे हैं उसको समझिए। जैसे ये है पीरियोडिक टेबल, ये है पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में पोजीशन जो है वो आइसोटोप्स का सेम होता है या डिफरेंट। तो पोजीशन जो होता है पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स का सेम होता है। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन का पोजीशन फिक्स है कि वही पोजीशन पे क्लोरीन का कोई भी एटम होगा वही पोजीशन पे होगा। तो ये अगर बात किया जाए पोजीशन का तो हम लोग पोजीशन क्या बोलेंगे सेम। क्या पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स का पोजीशन क्या होता है सेम होता है। अब देखिए कोई भी चीज का, कोई भी एलिमेंट का कोई भी एटम का अगर केमिकल प्रॉपर्टीज का बात किया जाए तो वो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी जो होगा वो क्या होगा सेम होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा वो क्या होगा सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन इसका फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है क्या होता है डिफरेंट होता है। चूंकि मास वगैरह डिफरेंट होगा तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा डिफरेंट होगा। एक पॉइंट और ध्यान रखना है वो ये है कि एसएन किसको बोलते हैं टीन को, जिसका एटॉमिक नंबर 50 होता है। हैविंग मैक्सिमम नेचुरल आइसोटोप्स। अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नेचुरल आइसोटोप्स किसका पाया जाता है तो उसका आंसर होगा टीन एसएन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 50। इसका 112 से लेके 124 के बीच में जो है वो डिफरेंट मास नंबर पाया जाता है किसका टीन का। ये था आइसोटोप्स के बारे में। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे आइसोबार। आइसोबार किसको कहते हैं वो समझिए। देखिए इसमें क्या था आइसोटोप्स में सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। इसका साफ उल्टा आइसोबार्स के केस में। जैसे आर्गन एटॉमिक नंबर 18 मास नंबर 40, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 मास नंबर 40। तो इसके केस में देखिए कि
एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन डिफरेंट क्या है, मास नंबर। उसी को क्या कहते हैं, आइसोबार्स। अगर बात किया जाए इलेक्ट्रॉन का तो 18, प्रोटॉन का बात किया जाए तो 18 और न्यूट्रॉन का बात किया जाए तो 40 माइनस 18 दैट इज 22। अगर इसके केस में, कैल्शियम के केस में इलेक्ट्रॉन 20, प्रोटॉन 20 और न्यूट्रॉन का बात किया जाए तो वो भी क्या 20। ये डिफरेंट एलिमेंट का एटम है, तो बोल सकते हैं आइसोबार्स के बारे में, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम, क्या सेम होता है, मास नंबर, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर नोन एज आइसोबार्स। अगर इसके एग्जांपल का बात किया जाए तो होगा आर्गन और ये। अब आइसोबार्स में आपको पूछा जाए कि आइसोबार्स में सेम क्या होता है, तो बोल सकते हैं आइसोबार्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में पोजीशन भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। अगर दूसरा पॉइंट और बोला जाए कि इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों क्या होता है, डिफरेंट। इट हैज डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इट हैज डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसी को क्या कहते हैं, आइसोबार्स। लेकिन अगर सेम क्या बोला जाए तो इट हैज सेम मास नंबर। क्या सेम होता है, मास नंबर। यही था आइसोबार्स। अगर बात किया जाए आइसोटोन्स का, तो आइसोटोन्स किसको कहते हैं, जिसमें सेम नंबर ऑफ टोन, न्यूट्रॉन हो। दी स्पीशीज क्या बोले हैं, आइसोटोन। समझते हैं आइसोटोन्स किसको कहते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले आइसोटोन्स, जैसे एक एग्जाम्पल लिखे हैं, कार्बन 614, ऑक्सीजन 860। अब देखिए कार्बन का नॉर्मली 3 आइसोटोप्स होता है, कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614। तो यहाँ पे हम कार्बन 614 ले रहे हैं और ऑक्सीजन 816 ले रहे हैं। तो इसका अगर बात किया जाए तो इसके केस में अगर इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन 6 और न्यूट्रॉन का बात किया जाए तो 14 माइनस 6 इक्वल टू 8। इलेक्ट्रॉन का मतलब 8, यहाँ पे प्रोटॉन 8 और न्यूट्रॉन का बात किया जाए तो 16 माइनस 8 इक्वल टू 8। तो वैसा आइसो मतलब सेम और टोन्स मतलब न्यूट्रॉन्स। कहने का मतलब ये हुआ कि जिसके पास सेम न्यूट्रॉन हो वही क्या कहलाता है, आइसोटोन्स। बोल सकते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नोन एज आइसोटोन्स। उसी को क्या कहते हैं, आइसोटोन्स। अगर आइसोटोन्स का बात किया जाए तो डिफरेंट क्या होता है, आइसोटोन्स हैविंग डिफरेंट। तो डिफरेंट क्या होता है ये बताइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा नंबर ऑफ प्रोटॉन, तीसरा पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। फोर्थ का बात किया जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि फिजिकल एंड
केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या डिफरेंट होता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किसके केस में? आइसोटोन्स के केस में। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इस सब से भी ज्यादा आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स बार बार पूछा जाता है, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स किसको कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, देखिए जिसके पास आइसो मतलब क्या होता है? सेम, और इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसी को क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बोल सकते हैं, पहले लिखा देते फिर समझाएंगे। दी स्पेसीज, स्पेसीज कहने का मतलब क्या? एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस, कुछ भी ले सकते हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस having same number of electron and electronic configuration। इलेक्ट्रॉन भी सेम हो और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो? सेम हो, उसी को क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे अगर एग्जांपल का बात किया जाए तो हम लोग बोल सकते हैं क्या? वो समझिए, सबसे पहले अगर नॉर्मल एग्जांपल का बात किया जाए तो बोल सकते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? एक। He हीलियम पे प्लस, जितना पॉजिटिव चार्ज आता है उतना इलेक्ट्रॉन निकलता है, कमता है। जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। तो अगर इस पे एक पॉजिटिव चार्ज दे दिए तो 2 में से एक हट गया तो 1। और जैसे क्लोरीन पे माइनस चार्ज है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना? 17। एक माइनस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 18। उसी ढंग से बोल सकते हैं हम लोग लिथियम, Li पे 2+, ये जो है ये क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अगर दूसरा एग्जांपल का बात किया जाए तो हम लोग बोल सकते हैं नाइट्रोजन पे 3-, तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हुआ। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और 3-, 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो 10 हुआ। अगर दूसरा बात किया जाए O पे 2-, 8 और 2 10। अगर बात किया जाए F पे माइनस, F का एटॉमिक नंबर 9, दैट मींस 9 इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज दैट मींस 10 इलेक्ट्रॉन। Na एटॉमिक नंबर 10 तो 10 इलेक्ट्रॉन। Na+, अब देखिए इसके केस में, Na+ के केस में एटॉमिक नंबर 11, अब एक पॉजिटिव चार्ज दैट मींस एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो कितना हुआ? 10। Mg2+, Al3+, सबके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। तो सबका सब जो है वो क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। इसी ढंग से अगर कोई इसमें बात किया जाए तो हम लोग बोल सकते हैं CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके केस में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो निकालिए। कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? तो 8 इलेक्ट्रॉन। और 6-8 कितना हुआ? 14 इलेक्ट्रॉन। उसी ढंग से और इसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या आएगा? N2। N2 के पास, नाइट्रोजन के पास, एक नाइट्रोजन के पास 7, 2 नाइट्रोजन है तो 14 इलेक्ट्रॉन। उसी ढंग से अगर बात किया जाए तो हम लोग बोल सकते हैं C के पास कितना? 6 और N के पास कितना? तो इसके पास हो गया 6 और नाइट्रोजन के पास नॉर्मली कितना होता है? तो 7 और 6 7 बात 13। एक और बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिए माइनस, तो Cn-। तो ये सब भी जो हुआ वो क्या हुआ? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या हुआ? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। सबके पास क्या है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बोल सकते हैं दी स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन एक कंडीशन और लगा है, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका क्या होना चाहिए? सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट को समझते हैं। ये समझ में आ गया? नॉर्मली इतना ही बताया जाता है, लेकिन उस पॉइंट को भी समझिए। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ये पॉइंट समझ में आगे आएगा जब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक। बस अभी ऐसे ही बता देते हैं। जैसे Fe2+ और Cr, क्रोमियम, तो Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26 और क्रोमियम का 24।
इसके केस में जो इलेक्ट्रॉन हुआ ये क्या हुआ, नोट करके इसको लिख लीजिए। अब इसके केस में इलेक्ट्रॉन कितना 26, 2 पॉजिटिव चार्ज है, दैट मींस 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ निकल रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 24। इसके केस में इलेक्ट्रॉन कितना, तो 24। लेकिन ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है, नोट आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, नोट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्यों भाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, तो देखते हैं इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बात किया जाए। देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी आप लोग को पता नहीं होगा, आगे पता चलेगा, अभी बस इसलिए हम बता देते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6। लेकिन चूंकि 2 पॉजिटिव चार्ज है, ये 26 का लिखिए, ये 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो निकलता है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकलता है। तो अगर Fe2+ का, अगर ये जो है Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बात किया जाए तो वो हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6। 4s2 का इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन निकला, और इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकलता है। लेकिन अगर क्रोमियम का बात किया जाए, क्रोमियम 24 का बात किया जाए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। इसका ऐसे क्यों होता है, तो वो स्टेबिलिटी के कारण होता है, वो आगे पता चलेगा। तो अब देखिए दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंस है। यहाँ पे बोल सकते हैं 4s0, तो दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है, बिल्कुल है। इसी कारण से ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होता है। यही था सेकेंड पार्ट। अब हम लोग अगले दिन थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।